ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो शुरू करते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ। जेएसडब्ल्यू स्टील के भी हमारे पास सेकंड क्वार्टर के प्रॉफिट्स की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। हम देख सकते हैं कि कंपनी ने इस साल सेकंड क्वार्टर में 2760 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स बनाए हैं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स हैं ये, जबकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी ने 848 करोड़ रुपए का लॉस बुक किया था। तो हमें पता चल रहा है कि कंपनी ने पिछले साल के इस क्वार्टर के लॉस को बहुत ही अच्छी रिकवरी करके फिलहाल इस साल प्रॉफिट्स में बदल के दिखाया है। लेकिन इस पॉजिटिविटी से हमें बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर नहीं पता चलती है। क्लियर पिक्चर के लिए हमने बाकी सारे डेटा को एक्सेल शीट पे प्लॉट कर रखा है, जहां पे हम रेवेन्यूज और एक्सपेक्टेशंस का भी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं एक्सेल शीट पे दोस्तों। हमने आपके लिए पहले से यहाँ पे डेटा प्लॉट कर रखा है ताकि आप आसानी से समझ सकें कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। फिलहाल हम देख सकते हैं कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी ने 41,122 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज जनरेट किए थे, जबकि इस साल के सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने 44,584 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज जनरेट किए हैं। यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे हमें 8.5% के आसपास की बढ़त दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 42,213 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज जनरेट किए थे, जिसमें हमें 5.5% की बढ़त क्यू ऑन क्यू बेसिस पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ एस्टिमेट से अगर तुलना करें दोस्तों, तो एस्टिमेट्स थे कि 42,680 करोड़ रुपए के ही रेवेन्यूज कंपनी बना पाएगी, जबकि कंपनी ने इन एस्टिमेट्स को बीट करके दिखाया है, यानी एस्टिमेट से बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाई है। अगर हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की बात करें दोस्तों, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 7,886 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स बनाए हैं बिफोर टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जबकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी ने 1752 करोड़ रुपए के ही ईबिटडा बनाई थी, जिसमें हमें फिलहाल 350% की बढ़त देखने को मिल रही है। जबरदस्त इंप्रूवमेंट कंपनी ने पिछले साल के इस क्वार्टर के मुकाबले करके दिखाया है। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7,046 करोड़ रुपए के ही प्रॉफिट्स बिफोर आईटीडीए बनाए थे, यानी कि 11-12% के आसपास की बढ़त हमें इसमें दिखाई दे रही है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन में भी हमें ओवरऑल ग्रीनरी दिखाई दे रही है, बढ़त दिखाई दे रही है दोस्तों। अगर एस्टिमेट्स की बात करें तो एस्टिमेट्स इसके लिए अर्निंग बिफोर आईटीडीए के लिए 7,245 करोड़ रुपए के थे इस क्वार्टर के लिए, जिसको कंपनी ने बीट करके दिखाया है। कंपनी ने इससे बेहतर परफॉर्म करके दिखाया है दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम नेट प्रॉफिट्स की बात करें, क्योंकि नेट प्रॉफिट्स वो रकम होती है जो कंपनी के पास सारे खर्चे निकाल देने के बाद बच जाती है, तो पिछले साल के इस क्वार्टर में कंपनी ने तो लॉस बुक किया था, जैसा कि हम पहली रिपोर्ट में देख चुके हैं। इस साल कंपनी ने 2,797 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स बनाए हैं, नेट प्रॉफिट्स इस क्वार्टर के लिए। तो लॉस से प्रॉफिट में आने की वजह से हम इसमें परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि अपने आप में ही बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा वाई ऑन वाई बेसिस पे। जबकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2,462 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स बनाए थे, यानी कि 13.6% की बढ़त हमें क्यू ऑन क्यू बेसिस पे दिखाई दे रही है। अगर हम एस्टिमेट से तुलना करें तो 2,525 करोड़ रुपए के एस्टिमेट्स थे, जिसको कंपनी ने बीट करके दिखाया है दोस्तों, यानी कि जो एस्टिमेट्स थे उससे ज्यादा प्रॉफिट्स कमा के दिखाया है। तो ओवरऑल हमें इसमें ग्रीनरी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है। फ्राइडे के दिन मार्केट बंद होने तक हमें इस स्टॉक में 1.13% की गिरावट देखने को मिली। साथ ही साथ क्लोजिंग प्राइस 771 रुपए 65 पैसे रहा। अगर हम बात करें दोस्तों मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का है, यानी स्टील सेक्टर के हिसाब से काफी बड़ा मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी मानी जा सकती है ये। साथ ही साथ अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक साल में 20% के आसपास इसने बढ़त करके दिखाई है, और पिछले 5 साल में दोस्तों अपने इन्वेस्टर्स को इसने 128% का रिटर्न बना के दिया है, जो कि अपने सेक्टर और अपने मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस माना जाता है। क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स में बहुत बड़ी ग्रोथ हम नहीं उम्मीद करते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स ज्यादातर स्टेबल चलते हैं और उनमें जो बढ़त होती है वो कांस्टेंट होती है। और अगर कोई लार्ज कैप कंपनी 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल करके दे पाती है, तो हम ऐसा मानते हैं कि वो कंपनी का परफॉर्मेंस उसका अच्छा है। उस हिसाब से ये कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा ही माना जा सकता है। इंडस्ट्री के पीई रेशियो के मुकाबले जो कि 23.34 का है, इस शेयर का पीई रेशियो 33.83 का देखने को मिलता है, यानी कि इंडस्ट्री से ज्यादा है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। हालांकि डेप्ट इक्विटी को अगर देखा जाए तो कंपनी की डेप्ट इसके टोटल एसेट से थोड़ी ज्यादा है, 1.23 का इसका डेप्ट इक्विटी रेशियो है, थोड़ी सी एक नेगेटिव बात है। इसके अलावा कंपनी में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है। हालांकि कुछ बड़े प्लेयर्स का ऐसा मानना है कि स्टील सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला सेक्टर नहीं है, फिर भी इन्वेस्टिंग की जगहों को देखने के लिए हमें टेक्निकल चार्ट पर आना होता है। देखने पर हमें पता चलता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील का स्टॉक भी अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम देख सकते हैं कि 770 रुपए के इस सपोर्ट के आसपास से स्टॉक ने एक बार अपना रिकवरी दिखाई थी, दूसरी बार रिकवरी दिखाई थी, तीसरी बार रिकवरी दिखाई थी, और अब ये चौथी बार ऑलमोस्ट उसी सपोर्ट पर आकर रुका हुआ है। फिलहाल फ्राइडे के दिन यहीं पर क्लोजिंग दी है। तो इस पॉजिटिव रिजल्ट के आने के बाद एक एक्सपेक्टेशन बनती है कि यहाँ से एक बार फिर रिकवरी आती हुई दिखाई दे सकती है। कहाँ तक की रिकवरी हो सकती है, तो मिनिमम टारगेट भी अगर रखा जाए तो 840 रुपए के आसपास का एक टारगेट लिया
जा सकता है, इन केस यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बने तो। और ये भी हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से अच्छा परफॉर्म करते हुए एक ब्रेकआउट दे दे और अपने नए हाईज बनाता हुआ निकलता जाए। लेकिन ये ब्रेकआउट आने के बाद ही पता चलेगा कि ये किस तरह का ब्रेकआउट बन रहा है, ये यहाँ पे सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज रिस्की लगे तो एक सेफ अपॉर्चुनिटी ₹746 के आसपास के सपोर्ट की है, जहां तक इन केस इंटरनेशनल गिरावट के सेंटिमेंट को देखते हुए वेट भी कोई चाहे अगर इन्वेस्टर्स तो कर सकते हैं। लेकिन ये कोई बाय एंड सेल टिप नहीं है। आपको ये जगहें सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बताई जाती हैं ताकि ट्रेडिंग भारत आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी को और आसान और बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सके। अगली खबर में दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर बैंक के भी हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं क्वार्टर 2 के। नेट प्रॉफिट में हमें 56.5% की बढ़त दिखाई दे रही है, जो कि नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर के लिए बढ़ के हो चुका है 381 करोड़ रुपए। साथ ही अगर हम पिछले साल के इसी क्वार्टर की बात करें दोस्तों, तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 243 करोड़ रुपए। यहाँ से हमें काफी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम्स में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। कहा जा रहा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट इंटरेस्ट इनकम्स में 10% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इनके जो डिटेल रिपोर्ट्स हैं उसके लिए हमने दोस्तों सारे आंकड़ों को अपनी एक्सेल शीट पे प्लांट कर लिया है, ताकि आसानी से आप समझ सकें कि क्या इनकी परफॉर्मेंस है, उसको बेहतर समझा जाएगा कि नहीं। और हम आ चुके हैं अपनी एक्सेल शीट पे और दोस्तों इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो कि एक काफ़ी ज़्यादा विवादित स्टेट भी समझा जाता है, वहाँ के बैंक में फिलहाल काफ़ी सालों के बाद अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अगर हम आंकड़ों पे गौर करें तो हम देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस में 56% की बढ़त है, बड़ी अच्छी सी बढ़त इसमें दिखाई दे रही है। साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 16% के आसपास की बढ़त है, तो दोनों में ही हमें बढ़त दिखाई दे रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम्स जो कि बैंक के परफॉर्मेंस नापने का एक बड़ा महत्वपूर्ण पैमाना समझे जाते हैं, इनको अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमें 10% की बढ़त दिखाई दे रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हमें 9% के आसपास की बढ़त दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी हमें ठीक-ठाक बढ़त दिखाई दे रही है। अगर हम एनपीए की बात करें, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में एनपीए को देखे बगैर ये जो रिसर्च है या जो एनालिसिस है वो अधूरा माना जा सकता है। तो एनपीए बैंक का देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो कितने रहे। तो अगर पिछले साल के इसी क्वार्टर की बात करें दोस्तों, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 1567 करोड़ रुपए के थे, जहाँ से हमें काफ़ी कमी आते हुए दिखाई दे रही है। 1500 से 1176 करोड़ रुपए हो जाते हैं और नेट एनपीए जो है फिलहाल 917 करोड़ रुपए पे चल रहा है। यानी कि ठीक-ठाक कमी हमें नेट एनपीए में भी आती हुई दिख रही है, साथ ही साथ कुछ ना कुछ कमी हमें ग्रॉस एनपीए में भी आती हुई दिख रही है, 6000 करोड़, 5000 करोड़ और फिर 4800 करोड़ के आसपास। तो यानी ओवरऑल एनपीए और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में ही कमी आती हुई हमें दिखाई दे रही है, पिछले क्वार्टर से भी अगर कंपेयर किया जाए तो, और पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी अगर कंपेयर किया जाए तो। परसेंटेज में अगर देखें दोस्तों, तो परसेंटेज में हम देख सकते हैं कि ग्रॉस एनपीए में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 5% की कमी आई है, जो कि अच्छा संकेत है, और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रॉस एनपीए में 20% की कमी आई है, जो कि अगेन पॉजिटिव संकेत है। साथ ही साथ नेट एनपीए में भी हम देख सकते हैं 22% की कमी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हमें देखने को मिल रही है, और ऐसी ही कमी हमें 41% के आसपास की ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल सब जगह पॉजिटिविटी है। ग्रॉस एनपीए परसेंट को भी अगर हम ध्यान देंगे दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज भी लगातार घटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 7.67% से कम होकर के 5.77 हुआ और फिर इस क्वार्टर में घट के और फिर 5.26% तक रह गया है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में नेट एनपीए का परसेंट जो था वो 2.1% था, जो कि पिछले क्वार्टर में यानी जुलाई क्वार्टर में घट करके 1.39 हो गया, और इस क्वार्टर में दोस्तों अब ये घट करके 1.04% ही रह गया है। तो परसेंटेज के मामले में भी हमें ओवरऑल हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। परफॉर्मेंस वाइज ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी तो उतनी नहीं मानी जाती थी, लेकिन फिलहाल पिछले साल में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। पिछले 5 साल में हमें इस स्टॉक में 174% की बढ़त देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है अगर हम दूसरी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली कंपनी से कंपेयर करें तो। हालाँकि पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो 1 साल में स्टॉक ने 186% के रिटर्न्स दिए हैं। यानी जितने रिटर्न स्टॉक ने पिछले 5 साल में दिए हैं, उससे ज़्यादा तो पिछले 1 साल में दे दिए हैं। इससे ये समझा जा सकता है कि स्टॉक का परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में ही सबसे अच्छा रहा है। उसके पहले ये स्टॉक हम चार्ट को देखकर भी समझ सकते हैं कि एक रेंज बाउंड स्टॉक के रूप में काम कर रहा था। एक रेंज के अंदर ये अपने कंसोलिडेशन ज़ोन में ही काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। हालाँकि सितंबर 2023 से हमें इसमें अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। तेजी का कारण कहीं न कहीं आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद नई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ के खुलने को भी माना जा सकता है। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के मिलने की भी एक रिपोर्ट कुछ समय पहले हमें देखने को मिली थी, वो भी एक कारण समझा जा सकता है। फिलहाल क्या यहाँ बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? तो वो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ हमें ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ के रूप में जम्मू एंड कश्मीर के टेक्निकल चार्ट पे देखने को मिल सकती हैं। अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो ₹104 के आसपास स्टॉक के प्राइस का एक इमीडिएट सपोर्ट है, जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए एक थोड़ी-सी बाइंग अपॉर्च्युनिटीज़ देखी जा सकती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्वार्टरली प्रॉफिट्स में परफॉर्मेंस बैंक का काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन सेफ प्लेयर्स की अगर बात करें, सेफ इन्वेस्टर्स की बात करें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करें, तो ₹94-95 के आसपास का एक दूसरा मेजर सपोर्ट है, जहां पे स्टॉक के आने का वेट भी किया जा सकता है। फिलहाल अगर मार्केट को आज के इनके
क्वार्टरली प्रॉफिट्स पसंद आ गए तो हो सकता है यहीं से स्टॉक में एक रिवर्सल दिखाई दे और अपने पिछले हाई को तोड़ करके स्टॉक अपना एक नया हाई ब्रेकआउट लेकर के बनाता हुआ हमें दिखाई दे। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर ली जाती हैं तो उनका प्रॉफिट बुकिंग ऑलमोस्ट 125 रुपए के आसपास होना चाहिए, लेकिन ये कोई बाय एंड सेल टिप नहीं है। आप किसी भी तरह की ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लें। ये अपॉर्चुनिटीज एजुकेशनल पर्पज के लिए ट्रेडिंग भारत आपको बताता है ताकि आप अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को और बेहतर बना सकें। अगली खबर दोस्तों लॉरस लैब्स से संबंधित है। इसके भी हमें क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स मिल चुके हैं। क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स काफी नकारात्मक लग रहे हैं। पिछले साल की इसी क्वार्टर की तुलना में देखा जाए तो प्रॉफिट्स में भी हमें डिक्लाइन दिख रहा है, रेवेन्यू में भी डिक्लाइन दिख रहा है, EBITDA यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में भी डिक्लाइन दिख रहा है, साथ ही साथ मार्केट मार्जिन में भी डिक्लाइन दिख रहा है। तो हर तरफ से यहाँ पर नेगेटिविटी है, किसी भी तरह की कोई पॉजिटिव संकेत नहीं है। हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे प्रॉफिट में थोड़ी सी बढ़त हमें मिली है, रेवेन्यू में भी थोड़ी सी बढ़त मिली, लेकिन वो बढ़त का मैग्नीट्यूड इतना कम है कि उससे कोई पॉजिटिविटी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट लॉरस लैब्स में कहीं ना कहीं बनने की उम्मीद कल मार्केट खुलने के बाद बन रही है। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो सावधान हो जाइए। ट्रेडिंग भारत के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन शेयर मत कीजिएगा क्योंकि जो जानकारी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है अगर आपके कॉम्पिटिटर के लिए भी फायदेमंद हो गई तो हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।